नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। इटावा से सफाई पीजीआई में डॉक्टरों की गुंडागर्दी आई सामने। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। हड्डी वार्ड का वीडियो है। सफाई पीजीआई प्रबंधन पर सवाल उठे हैं। हड्डी वार्ड में भर्ती मरीजों से मारपीट करते दिखे डॉक्टर। मरीजों के साथ मारपीट के दो अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। सफाई पीजीआई के कुलपति ने दिए हैं जांच के आदेश। हालांकि न्यूज वन इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीजीआई में मरीजों के साथ किस प्रकार से गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर की दबंगाई देखिए आप कि किस प्रकार से मरीजों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मरीजों को क्यों पीटा जा रहा है? क्या ये रवैया है मरीजों के साथ पेश आने का डॉक्टरों का? और आखिरकार इतना गुस्सा किस बात का? डॉक्टर तो भगवान माने जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से जो मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। क्या ये है डॉक्टरों का असल रवैया सफाई पीजीआई में? सफाई पीजीआई में डॉक्टर हैं या गुंडे? मरीजों के साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है? हड्डी वार्ड में गुंडागर्दी पर एक्शन कब होगा? सफाई पीजीआई में इलाज के बदले थप्पड़ मिल रहे हैं और थप्पड़बाज डॉक्टरों पर कब होगी कार्रवाई? रजत गुप्ता संवाददाता इटावा से बने हुए फोन लाइन पर। रजत, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर मरीजों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला है पूरा? आखिरकार क्यों डॉक्टर मरीजों के साथ गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि ये सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर और मरीज के रिश्ते तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें हड्डी रोग विभाग के वार्ड में मरीज भर्ती को डॉक्टर ने समझाते समझाते दो थप्पड़ जड़ दिए। घटना 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें मरीज के साथ घटना घटित हुई है। वह फिरोजाबाद का बताया जा रहा है और वह टूटी हड्डी का इलाज करने सैफई अस्पताल में भर्ती हुआ था। और दूसरा मामला जो मैं बता दूं, वह यहाँ सैफई के पास करहल पड़ता है, वहाँ का मरीज है। वह भी हड्डी का इलाज कराने के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसके साथ भी यह घटना घटित हुई है। उसको भी डॉक्टर ने थप्पड़ जड़े हैं। मैं बता दूं कि जब एक मरीज संकट में होता है, दर्द में होता है, तो एक डॉक्टर को वह भगवान स्वरूप मानता है। और अगर भगवान स्वरूप मानने वाले डॉक्टर ही ऐसा कृत्य करने लगेंगे तो कहाँ रिश्ते तार तार होते नजर आते हैं। और इसी के साथ साथ रजत, ये भी बताएं कि क्या इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है? इस वीडियो पर जांच बैठेगी? कौन जांच करेगा? जी, जब बात हुई, यहाँ सैफई के कुलपति से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की संभावना है और उसके बाद ही शायद कोई एक्शन ये विभाग लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मेरठ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, हाईटेंशन हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई है। सभी मृतकों के शव राली चौहान गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही गांव में चारों ओर मचा हाहाकार। कांवड़ियों की मौत के मामले में एक समिति गठित की गई है। जांच के लिए 4 अधिकारियों की समिति गठित की गई है। करीब 15 कांवड़ियों का अभी इलाज चल रहा है। कांवड़ियों के ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। तो देखिए, राली चौहान गांव में मृतकों का शव पहुंचा। मृतकों का शव पहुंचते ही गांव में हाहाकार मच गया। हाई टेंशन हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव में परिजन इकट्ठा हो गए हैं, लोग इकट्ठा हो गए हैं, रो रो करके बुरा हाल है। तो ये नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन की इसमें मृत्यु हुई है। मनीष, राली चौहान गांव का निवासी, प्रशांत जिसकी उम्र कम ही दिखाई दे रही है, और हिमांशु। इसी के साथ साथ लक्ष्मी, इन व्यक्तियों की इस हादसे में मौत हुई है।
अभी कई का इलाज भी चल रहा है। महेंद्र भी इनमें से ही एक कांवड़िए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है इस दुखद हादसे में। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव में जब मृतकों के शव पहुंचे तो चारों ओर हाहाकार मच गया और परिजनों के रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि कैसे हाई टेंशन तार गिरा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को देखें तो वहां पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, लेकिन ये बिजली विभाग की ओर से अगर ये हादसा हुआ है तो इसमें जांच बैठेगी। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं हादसे के वक्त जिन जिन को ये जो हाई टेंशन तार की चपेट में आए थे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तब अफरा तफरी का माहौल बन गया था, सभी बहुत घबरा गए थे और इसी के साथ साथ लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही थी। 15 जुलाई को मेरठ में हादसा हुआ, 6 की मौत हो गई। 14 जुलाई को हरियाणा में 2 हादसे हुए, 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कार ने कांवड़ियों को रौंद दिया तो 2 की मौत हो गई। और हरियाणा के पानीपत में सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की जान चली गई। 15 जुलाई को मेरठ में हादसा हुआ, 6 की मौत हो गई। 14 जुलाई को हरियाणा में 2 हादसे हुए, 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कार ने कांवड़ियों को रौंदा, 2 की मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत में सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की गई जान। कांवड़ यात्रा के दौरान कब कब हुए हैं हादसे वो भी हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा इसी के साथ साथ अब इस पूरे मामले में जांच बैठी है। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। के शर्मा बने में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। के शर्मा, जब परिजनों के पास ये शव पहुंचे तो निश्चित तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल देखा गया और इसी के साथ साथ अब इस पूरे मामले में जांच कैसे चल रही है, परिजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर पूरे राली चौहान गांव में जबरदस्त गम का माहौल है। सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला यहाँ पर है। एसपी ट्रैफिक जे.के. श्रीवास्तव के अलावा एडीएम फाइनेंस, एसपी देहात और कई थानों के सीओ यहाँ पर है, कई सर्किल के सीओ यहाँ पर है। आरएएफ और पीएससी यहाँ पर पहुंच चुकी है और हम लोग यहाँ पर शमशान घाट पर हैं। शमशान घाट पर भी काफी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात, पुलिस जैसे ही ये 6 शव यहाँ पर पहुंचे हैं उसके बाद पुलिस ने पूरा इंतजाम कर रखा है। अभी हमारे पास बीच में एक खबर और पहुंची है कि एक व्यक्ति की और मौत हो गई है, 3 वेंटिलेटर पर है। अभी आधा घंटे के अंदर यहाँ पर शव यात्रा शुरू होगी। 6 लोगों के लिए जो शव यात्रा आएगी उसके लिए शमशान भूमि पर स्पेशल मेरठ के प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और यहाँ पर एडीएम फाइनेंस और एसपी देहात की मुख्य जिम्मेदारी है। एडीओ और बीडीओ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर है। बता दें कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनके लिए मुआवजा मांगा जा रहा है, सरकारी नौकरी मांगी जा रही है और वो जेई जिसने शटडाउन खोल दिया था अचानक उसके खिलाफ कार्रवाई मांगी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव में तनावपूर्ण शांति है। आरएएफ और पीएससी यहाँ पर पहुंच गई है। किसी भी घर में यहाँ पर चूल्हा नहीं जला है, गमगीन माहौल है और इसी गमगीन माहौल के बीच में यहाँ पर अभी शव यात्रा निकलेगी। आधा घंटे के बाद 6 लोगों के लिए जगह बना दी गई है। लकड़ियां पहुंच गई हैं। गोसे गांव में उपले लगाए जाते हैं अर्थी में और उपले लगाने के बाद ही यहाँ पर गांव के बड़े बूढ़े तब ये काम शुरू होता है। मैं आपको बता दूं जिन 6 लोगों की मौत हुई है वो सब लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर थे, उसमें ड्राइवर भी था और जब ये ब्रस्ट हुआ उसमें एक 9 साल के बच्चे से लेकर एक परिवार के 2 सदस्य
एक पिता तो ऐसे हैं जो अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए और एक दिव्यांग बेटे के लिए कांवड़ लेने गए थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। हर तरफ गम का माहौल है, सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सारे नेता यहाँ पर आए थे और कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर आए। जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठाकुरों का गांव है, मेनली ठाकुर है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित आबादी भी है, ओबीसी और एससी भी यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर आरएएफ और पीएससी लगा दी है। वहीं मैं अस्पताल, आनंद अस्पताल की बात बताऊं आपको तो 3 लोग अभी वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है और पुलिस और मेडिकल प्रशासन लगातार उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 28 लोग थे, उन 28 लोगों में 8 लोग इस समय क्रिटिकल है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग क्रिटिकल है। देखना यह है कि किस तरीके से चिकित्सा सुविधाएं देकर इन लोगों को बचाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन यहाँ पर जेल चुंगी से लेकर परीक्षितगढ़ थाने के पास जितना भी रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग लगा दिया और यातायात की आवाजाही रोक रखी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। कांवड़ियों से अभद्रता के वायरल वीडियो पर असर हुआ। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बादलपुर कोतवाली प्रभारी ब्रह्मपाल सिंह ने की थी अभद्रता। ब्रह्मपाल ने कांवड़िये से कहा था जूता मार के ले जाऊंगा घर। पुश्तैनी जगह पर जल चढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद निपटाने पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने की थी अभद्रता। और ग्रेटर नोएडा के सादोपुर छिडौली गांव का है पूरा मामला। न्यूज 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़िये को जूता मारने की धमकी पर हुआ एक्शन। न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कई सवाल पूछे थे कि आखिरकार सीएम कांवड़ियों पर जब फूल बरसा रहे हैं तो एसएचओ जूता मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं। एसएचओ ब्रह्मपाल सिंह ने क्यों कहा कांवड़िये को जूता मारने की बात। एसएचओ विवाद निपटाने पहुंचे थे या कांवड़िये को जूता मारने पहुंचे थे। सावन में शिव भक्तों से अभद्रता कहां तक सही है, ये तमाम सवाल पूछे थे न्यूज 1 इंडिया ने कि सीएम योगी की मंशा पर पलीता लगा रहा है एसएचओ ब्रह्मपाल सिंह, उस पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है। आपको बताएं कि बड़ी अपडेट है कि अब इस पूरे मामले में जांच बैठी है। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निशांत, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का असर भी हुआ। कहा जा रहा है कि अब इस पूरे खबर पर जांच बैठेगी। देखिए, पूरे प्रकरण की बात की जाए, जिस तरीके से एसएचओ बादलपुर ब्रह्मपाल की जो वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल होने के बाद में हालांकि पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लेने के बाद विभागीय जांच बैठाई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से अभद्रता का भाषा का इस्तेमाल किया गया वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और जिसको लेकर विभागीय जांच होगी और जांच के बाद कहीं ना कहीं जो एसएचओ है ब्रह्मपाल सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो होने के बाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एसएचओ जो है वो जूता मारने की उसको धमकी दे रहे हैं एक कांवड़िया को और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उनकी मंशा पर ऐसे लोग पानी फेरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान हुआ है और संज्ञान लेने के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने विभागीय जांच बैठा दी गई है और जांच के बाद कार्रवाई गाज गिर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। श्रावण मास में हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख और अन्य पवित्र जलाशयों से गंगा जल लेकर बुलंदशहर की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़ियों का डीएम-एसएसपी ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बुलंदशहर के जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने हेलीकॉप्टर से बुलंदशहर के मुख्य मंदिरों और गंगा घाटों पर पुष्प वर्षा की। बताते चले कि शहर के सियाना, आहार, अनूपशाह, राजघाट और नरौरा में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। जिलाधिकारी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भक्ति में है शक्ति और कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की सेवा है प्राथमिकता।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारे शिव भक्त हैं, जो गढ़ से हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आए हैं और अपने जनपद के विभिन्न मंदिरों में, आहार में, अम्बिकेश्वर में, अनूप शहर में, बवस्तर घाट, जेपी घाट, मस्तराम घाट और अपना राजराजेश्वर मंदिर पे तमाम बहुत भारी संख्या में हमारे कांवड़िए भाई मौजूद थे। उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की गई है और उद्देश्य यही है कि जो भी शिव भक्त हैं, जो भी धार्मिक आस्था रखते हैं, वो उनको ऐसा लगे कि पूरी सरकार और पूरा समाज उनके साथ है और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा है। और ये कांवड़ यात्रा बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हापुड़ में डीएम प्रेरणा शर्मा और एसपी अभिषेक वर्मा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में हापुड़ जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा और हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के द्वारा हेलीकॉप्टर में सवार होकर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिव भक्त ब्रजघाट पहुंचते हैं। हरिद्वार से 4 दिन की कांवड़ यात्रा पूरी कर मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान आराम करने की बजाय जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का संजीव बाल्यान ने किया निरीक्षण, किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली, बातचीत की और इसी के साथ साथ तुरंत ही संजीव बाल्यान कांवड़ यात्रा से फ्री होकर के यहां पर आ गए। बिना आराम किए एक्शन में दिखाई दिए केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान। तो इस वक्त मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ जैसे पश्चिमी इलाकों में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। खेतों में पानी घुस गया है और इसी के साथ साथ किसानों को किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, इस पर जानकारी लेने के लिए संजीव बाल्यान पहुंचे। सचिन जौहरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सचिन जौहरी, क्योंकि मुजफ्फरनगर और मेरठ और शामली इन तमाम पश्चिमी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा दिखाई दे रहा है, ऐसे में डॉक्टर संजीव बाल्यान पहुंचे मुजफ्फरनगर और वहां पर किसानों का हालचाल जाना, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में कई नदियां जो है यहाँ से निकलती है। गंगा नदी है, हिंडन नदी है, काली नदी है, जो सभी उफान पर चल रही है और इस नदियों के पानी से जो तराई का क्षेत्र है, जो खद्दर का क्षेत्र है और जो कृषि भूमि का क्षेत्र है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। इसी बात को लेकर आज जो कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान है, वो इस क्षेत्र में निकले हैं और अपनी जो जनता है उनके बीच में पहुंचे हैं, किसानों के बीच में पहुंचे हैं। मंत्री जी ने स्वयं पानी में उतरकर जो है फसलों की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया है और किसानों से बात की है और जो अधिकारी उनके साथ रहे उनको जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने का भी निर्देशित किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मिशन 2024 को लेकर के सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी और इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उधर से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब यूपी में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं दारा सिंह चौहान भी जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीए में शामिल होने का जो आप लोगों ने बराबर चर्चा करते थे कि राजभर किधर, तो उसमें भी विराम लगाने की ज़रूरत, जैसे होता है कि कोई समस्या पैदा होती है तो उस समस्या का निदान भी होता है। तो आज ये तय हो गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमने इस नाते आप लोगों से बात पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से निर्देश था और हमारी भी कोशिश थी कि माननीय अमित शाह जी वहाँ से ट्वीट करें और वो प्रेस करें ताकि वो एथेंटिक न्यूज़ होगा। हम अगर करेंगे तो वो खबर हमारे हिसाब से ठीक नहीं होगी। तो वही तय हुआ था, उस तय के हिसाब से हुआ है। जो वंचित शोषित पिछड़े दलित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता, हम सब लोग भी मिलकर के आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र पटेल जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।